नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लेकर कार्यक्रम ज्योतिष जिज्ञासा। एक ऐसा कार्यक्रम जहां मैं आपकी जन्म कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब देता हूं, शांति करता हूं उन जिज्ञासाओं की जो निरंतर आपके मन में उत्पन्न हो रहे हों। तो चलिए बिना विलंब किए कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली जिज्ञासा है गुंजन शर्मा जी की। इन्होंने पूछा है, मेष लग्न कन्या राशि, गुरु की महादशा शुरू हो गई है 15 नवंबर से, तब भी मुझे डिप्रेशन एंजाइटी की हो रही है। गुरु 22 अंश 59 कला उच्च राशि में है। चंद्रमा और राहु की युति छठे भाव में है। क्या गुरु की महादशा में डिप्रेशन खत्म होगा जो राहु की महादशा में मिला है? देखिए गुंजन जी, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आपके डिप्रेशन के पीछे केवल राहु की दशा कारण में नहीं थी। हाँ, राहु की दशा भी उसमें सम्मिलित थी। अगर आप देखें तो चंद्र राहु की युति है जन्म कुंडली में, तो चंद्र राहु की युति होने के कारण मानसिक अशांति, परेशानी, बुद्धियाविहीन, मति विभ्रम, मति का भ्रमित हो जाना, तो वो राहु की दशा में होता है। कन्या राशि होने से शनि राशि से पंचमस्थ चल रहे थे ये, तो यहाँ तीन कारण था। शनि का राशि से पंचमस्थ चलना, चंद्र राहु की युति है आपकी कुंडली में, और राहु की दशा थी। तो ये तीनों कारणों के कारण, और चूंकि मेष लग्न की कुंडली है, फलस्वरूप ये कष्ट हो रहा था। गुरु की दशा में निसंदेह राहत तो मिल ही जाएगा, थोड़ा समय लगेगा। गुरु में गुरु का अंतर कम से कम समाप्त होने दीजिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि आपने जो स्थिति बताई हुई है चंद्र राहु की, इसमें कमोबेश मानसिक अशांति और डिप्रेशन की शिकायत तो रहनी ही है। आशुतोष मिश्रा जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि वृषभ लग्न और 11वें भाव में शनि मंगल केतु की युति है, वह राहु से दृष्ट, ऐसे जातक को ऋण लेना व देना चाहिए या नहीं? वृषभ लग्न और 11वें भाव में शनि मंगल बैठे हैं। देखिए, मंगल का संबंध जब भी जन्म कुंडली के षष्ठ भाव से बनता है, चाहे वो दृष्टि संबंध हो और राशि का संबंध हो, ऐसे जातकों के लिए मैंने सदैव देखा है और मैं सदैव कहा करता हूं, आप ऋण ले सकते हैं, दे नहीं सकते, क्योंकि देने की अवस्था में लौटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप लीजिए परंतु दीजिए मत। और अमित दास जी हैं, ये पूछ रहे हैं, तुला लग्न, तृतीय भाव में राहु, चतुर्थ भाव में शनि और षष्ठ भाव में चंद्रमा, नवम भाव में मंगल और केतु, तो वहीं एकादश भाव में सूर्य और बुध, द्वादश भाव में गुरु और शुक्र। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? तुला लग्न आपने कहा, तृतीय भाव में राहु बैठे हैं और चतुर्थ भाव में शनि, षष्ठ भाव में चंद्रमा आपने बताया, नवम भाव में मंगल और केतु। अब तुला लग्न की कुंडली में सप्तम भाव की स्थिति को देखा जाए तो सप्तम पति कौन बनते हैं? मंगल बनते हैं। अब आपने कहा कि नवम भाव में जाकर के मंगल बैठे हैं। अब राहु जो कि जन्म कुंडली के तृतीय भाव में बैठे हैं, उनकी जो दृष्टि है वो सप्तम भाव और सप्तमेश दोनों पर है। सप्तमेश का जाकर के भाग्य भाव में होना विवाहोपरांत भाग्योदय की सूचना तो है, परंतु सप्तम और सप्तमेश दोनों पर राहु की दृष्टि का होना, शुक्र का जाकर के जन्म कुंडली के गुरु के साथ ही सही परंतु जन्म कुंडली के 12वें भाव में बैठना, तुला लग्न की कुंडली में शुक्र 12वें भाव में अर्थात कन्या राशि में नीच राशि में हुए, तो यहाँ दाम्पत्य का जो कारक है वो भी नीच राशि में है। फलस्वरूप यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में मतभेद पूर्ण स्थिति दृष्टिगोचर हो रही है। अब बाकी तो आपकी जन्म कुंडली से समझना पड़ेगा, लेकिन हाँ, आपने जितनी बातें बताई हैं उसके आधार पर तो यही कहा जा सकता है कि दाम्पत्य जीवन कमोबेश मतभेद पूर्ण रहेगा। और ये हैं आर्यन भांभू, ये पूछ रहे हैं कि वृषभ लग्न में दशम भाव में शुक्र 8 डिग्री पर, सूर्य 1 डिग्री से अस्त, राहु 0 डिग्री और शनि 14 डिग्री, गुरु जो है वो 12 अंश से दृष्ट हैं, क्या उपल धारण कर सकता हूं? मैंने सुना है कि राहु केतु शनि से युक्त अथवा दृष्ट ग्रहों के रत्न धारण नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि राहु केतु और शनि से दृष्ट ग्रहों के रत्न धारण नहीं किए जा सकते हैं, ऐसा सोचना तो गलत है। अब सवाल ये उठता है कि हम किस लग्न की चर्चा कर रहे हैं? वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न में अगर आप उपल धारण करना चाहते हैं, शुक्र का रत्न धारण करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपने जैसी परिस्थिति बताई है कि शुक्र अस्त अवस्था में है, तो शुक्र अस्त हो, मृत हो, ऐसी स्थिति में आप बिल्कुल प्रेम से उस ग्रह के रत्न को धारण करिए ताकि उसका बल मिले। तो मुझे लगता है बिल्कुल धारण किया जा सकता है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है।
अब एक बात जरूर यहाँ विचारणीय मुझे लग रहा है कि आपने जैसा कहा कि शनि 14 डिग्री, गुरु 12 डिग्री से दृष्ट है। अब ये शनि कहाँ पर बैठे हुए हैं, किस जगह से शनि दृष्टि डाल रहे हैं इन पर? शनि की स्थिति को अवश्य देख लेना चाहिए, क्योंकि वृषभ लग्न की कुंडली में सर्वाधिक योग कारक ग्रह शनिदेव हैं, तो उनकी प्लेसमेंट हमें जरूर जान लेनी चाहिए। अगर किसी अच्छे भाव में वो बैठे हों तो हम एक बार को विचार शनिदेव के रत्न की भी कर सकते हैं। तो ये हमें जरूर जान लेना चाहिए कि शनिदेव की अवस्था, जो आपने शनिदेव को बताया है 14 डिग्री पर, ये है ठीक, पर कहाँ बैठे हैं ये जरूर देख लिया जाए। तो उस अवस्था में एक बार हम विचार शनि के रत्न की करेंगे। मिलिंद धाकड़ हैं, ये पूछ रहे हैं कि कर्क लग्न में शनि प्रथम स्थान में और मंगल सप्तम स्थान में, क्या मंगल को बल देने से विवाह विच्छेद हो सकता है? शनि वक्री हैं। साहब, मंगल को बल दें व न दें, सप्तमस्थ मंगल पर शनि की दृष्टि के लिए ज्योतिष शास्त्र का ये कथन है कि ये द्विविवाह योग तो बनाएगा ही बनाएगा। इस स्तुति से बचने का सिर्फ एकमात्र रास्ता है कि विवाह पूरी तरह से कुंडली का मिलापक करके ही किया जाए, अन्यथा वैवाहिक जीवन में परेशानी होना, वैवाहिक जीवन में विच्छेद की स्थिति का उत्पन्न होना, ये तय ही दिखाई पड़ता है। तो यहां कुंडली मिलाकर के विवाह करने की सलाह दूंगा। पुष्कर रवि हैं, ये पूछ रहे हैं कि मिथुन लग्न की कुंडली में पंचमेश शुक्र एवं सप्तमेश गुरु की युति षष्ठ में हो रही है, इसका क्या प्रभाव होगा? वर्तमान में शोध का विद्यार्थी हूं। मिथुन लग्न की कुंडली में पंचमेश शुक्र एवं सप्तमेश गुरु की युति षष्ठ में। देखिए, देखा जाए तो मिथुन लग्न की कुंडली में सर्वाधिक योग कारक ग्रह शुक्र को माना गया है। देवगुरु बृहस्पति दो केंद्र के स्वामी होते हैं, सप्तमेश और दशमेश होते हैं। अब इनका षष्ठ में जाकर के बैठना, सप्तमेश का षष्ठ में बैठना दाम्पत्य जीवन में जरूर थोड़ी परेशानी को दृष्टिगोचर करा रहा है, लेकिन अगर बाकी देखें तो ये बहुत बुरा भी इसको मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि शुक्र षष्ठ में कारक ही है, जैसे द्वादश में है वैसे षष्ठ में कारक है वो। अब एक और विचारणीय तथ्य है कि ये संतानपति जाकर के बन करके षष्ठ में बैठे हैं, तो भी कुछ चिंता संतान को लेकर के भविष्य में संभव है, लेकिन ये गुरु के साथ है, इसीलिए मैं इस योग को बहुत बुरा नहीं कहूंगा। ज्योतिष शास्त्र में गुरु शुक्र की युति को ठीक माना गया है। ये दोनों के दोनों मंगल की राशि में बैठे हैं। अब ये जरूर देख लेना होगा कि मंगल की अवस्था और स्थिति क्या है। मंगल की अवस्था और स्थिति अगर ठीक है तो फिर इस योग को बहुत खराब नहीं कहा जा सकता। गोविंद कृष्णा हैं, ये पूछ रहे हैं कि सिंह लग्न धनु राशि, बुध 0 डिग्री, गुरु 2 डिग्री, मंगल 18 डिग्री, शुक्र 17 डिग्री में बैठे हैं, क्या इन चारों ग्रहों की युति मानी जाएगी या बुध के साथ गुरु की और मंगल के साथ शुक्र की युति मानी जाएगी? इसका जीवन काल में क्या प्रभाव मिलेगा? सिंह लग्न धनु राशि में, तो सिंह लग्न में अगर देखा जाए तो धनु राशि पंचम भाव में होती है। पंचम भाव में आपका कहना है कि बुध और गुरु की युति का होना, यहाँ पर अगर देखें तो ये बन गया रुद्र योग, और मंगल शुक्र की युति का भी यहाँ पर होना है। देखिए, इन चारों ग्रहों की युति तो हम जरूर कहेंगे, लेकिन इनका प्रभाव, चूंकि कितना अंतर है, एक 0 डिग्री और 2 डिग्री पर है और एक 17 और 18 डिग्री, तो दोनों के 12 डिग्री के दायरे से वो दूर हैं। अगर दोनों ग्रहों को देखें तो वो 12 डिग्री के दायरे से दूर हैं, तो युति होते हुए भी इस युति का संपूर्ण प्रभाव नहीं है। शुक्र मंगल की युति और गुरु बुध की युति ही है और इसी का प्रभाव है। अब देखा जाए तो गुरु का पंचमेश होकर के पंचम भाव में बैठना बुध के साथ रुद्र योग बुद्धिमत्ता जातक को बुद्धिमान बनाएगा, और वहीं शुक्र मंगल की युति है तो जाहिर सी बात है थोड़ी चारित्रिक कमजोरी भी आएगी। और ये निशांत सिंघल है, इन्होंने पूछा है कि तुला लग्न में लग्नेश तृतीय भाव में, शनि और गुरु सप्तम भाव में, चतुर्थ भाव में अमावस्या योग और इस पर राहु की सप्तम दृष्टि, क्या हर कार्य विलंब से होगा और उच्च पद सरकारी नौकरी मिल जाएगी? तृतीय लग्न में, तुला लग्न में लग्नेश तृतीय भाव में, देखा जाए तो लग्नेश का तृतीय भाव में होना, मैं अपने कार्यक्रमों में कई बार इस बात को कह चुका हूं कि आपके जीवन काल में एक बात तो तय कर लीजिए कि जो भी मिलना है, जो भी करना है, वो सब के सब केवल और केवल अखंड पुरुषार्थ और परिश्रम से ही होगा। तो पहले तो आपको जीवन काल में इस मूल मंत्र को याद रखना है, पुरुषार्थ निरंतर करना है। एक दूसरा, अब आपने आगे कहा कि शनि और गुरु सप्तम भाव में, चतुर्थ भाव में अमावस्या योग, तो अमावस्या का अर्थ आप ये कहना चाहते हैं कि चंद्रमा और सूर्य यहीं पर चतुर्थ भाव में बैठे हैं। अब सप्तमस्थ अगर शनिदेव हैं तो उनकी दृष्टि सूर्य और चंद्रमा पर पड़ जाएगी और इस पर राहु की सप्तम दृष्टि, हर कार्य विलंब से होगा।
देखिए साहब, एक बात याद रखिएगा, हालांकि जन्म कुंडली के षष्ठवें इस सूत्र को कहा गया है कि सूर्य चंद्रमा की युति पर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो ये राजभंग योग है। तो राजभंग करने वाली स्थिति है, ये चतुर्थ में बना हुआ है। अब चतुर्थ में होने के चलते हम संपूर्ण राजभंग नहीं कहेंगे, परंतु ये जरूर कहेंगे कि कहीं ना कहीं गृह कलह की स्थिति तो उत्पन्न होनी ही होनी है। अब लग्नेश पराक्रम में बैठे हैं, चतुर्थ भावगत अमावस्या यानी सूर्य चंद्रमा पर शनि की दृष्टि का पड़ना परेशानी, हर कार्य को विलंबित कराना, क्योंकि अगर आप चंद्र कुंडली सूर्य कुंडली सब बनाते हैं तो सब में शनि केंद्र में आएंगे। 3 तरह की सुदर्शन चक्र की कुंडली बनेगी। सुदर्शन चक्र अगर आप बनाते हैं तो तीनों से ही शनि का केंद्र से संबंध बनेगा, और केंद्र से संबंध बनने का अर्थ है कि जीवन काल में हर चीज बेहद विलंबित। अब बारी आती है कि क्या उच्च पद या सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी? नहीं, ये कहना गलत हो जाएगा कि नहीं मिलेगी, मिलेगी, क्योंकि आपकी कुंडली का मूल मंत्र ही संघर्ष है। आपकी कुंडली ने यह तय कर दिया है कि जो भी आपको मिलना है वो सब आसानी से आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, लगातार परिश्रम करना पड़ेगा। अगर आप परिश्रम करते हैं तो निसंदेह आपको सफलता मिल जानी चाहिए, मिलेगी। संदीप मुमगैन, ठीक है संदीप जी, आपने जो प्रश्न पूछा है, मेष लग्न में बुध और शुक्र अकारक ग्रह युति बनाकर त्रिकोण अर्थात पंचम भाव में बैठ जाएं और उस पर पापग्रह मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो कैसा फल देगा? निसंदेह पापग्रह है मंगल, लेकिन आपने मेष लग्न की कुंडली कही है, तो मेष लग्न में ये लग्नेश हुए। अब लग्नेश जिस भाव में बैठा हो, लग्नेश जिस भाव पर दृष्टि डाले, ये वैसे ही काम करता है जैसे जन्म कुंडली में नवमेश भाग्येश जिस भाव में बैठे उस भाव को भाग्य के योग्य बना देगा, जिस भाव के स्वामी पर दृष्टि डाले उसको भाग्य कारक बना देगा। वैसे ही लग्नेश है, लग्नेश जहां बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं, जिस ग्रह पर दृष्टि डालेंगे उस ग्रह में वृद्धि की स्थिति उत्पन्न कराएंगे। पंचम भाव ज्ञान का है। अब शुक्र और बुध का पंचम भाव में होना, ये दोनों के दोनों ग्रह इस लग्न के कारक नहीं हैं, परंतु मंगल की दृष्टि पड़ने से कई मामलों में ये दोनों के दोनों ग्रह कारक स्थिति में आ जाएंगे। अब जरा गौर करिए कि मेष लग्न की कुंडली में शुक्र द्वितीयेश और साथ ही साथ सप्तमेश बनकर के पंचम में बैठेंगे तो ये महाधनी योग का निर्माण, और वहीं तृतीयेश और षष्ठेश बुध जाकर के बैठेंगे कुंडली के पंचम भाव में तो ये कहीं ना कहीं धन प्रदायक स्थिति में कोई कमी नहीं होगी, और लग्नेश की दृष्टि से दृष्ट होने के कारण ये धनप्रद स्थिति मानी जाएगी। इसे हम बहुत खराब नहीं कहेंगे, परंतु अब शुक्र मंगल का जो संबंध है वो कैसा है? क्या मंगल की दृष्टि लाभ भाव से पड़ रही है, या मंगल की दृष्टि दशम भाव से पड़ रही है, या मंगल की दृष्टि द्वितीय भाव से पड़ रही है, कहाँ से पड़ रही है? अब अगर दोनों का संबंध बन रहा है तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर केवल मंगल की दृष्टि पड़ रही है, शुक्र की दृष्टि नहीं पड़ रही, तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई चारित्रिक कमजोरी की बात नहीं कही जाएगी। तो मुझे लगता है कि आप निश्चिंत होकर के चलें, ये कोई बहुत बुरा और कोई बहुत कष्ट देने वाला योग नहीं है। आर के छिपा ये पूछ रहे हैं कि पंचम भाव का स्वामी लग्न में और भाग्य भाव का स्वामी सूर्य सप्तम भाव में बुध के साथ, और इनका दृष्टि संबंध बन रहा है, ये कैसा फल देगा? पंचम भाव का स्वामी मंगल लग्न में और भाग्य भाव का स्वामी सूर्य सप्तम भाव में बुध के साथ, और इनका दृष्टि संबंध, यानी आप कह रहे हैं कि ये धनु लग्न की कुंडली है, तो पंचम भाव का स्वामी का जाकर के कुंडली के लग्न में बैठना, निसंदेह मंगल लग्नगत होकर के जातक को उग्रता वाला क्रोध वाला तो बना ही देंगे। और देखिए एक बड़ा गंभीर एक सूत्र है, मैं आपको इसके बारे में समझाता हूं। ज्योतिष शास्त्र में कथन है कि मंगल लग्न में हो और सूर्य की दृष्टि सप्तम से अगर लग्नगत मंगल पर पड़ जाए तो ये उन्माद योग है। उन्माद योग का यहां क्या मतलब हुआ, पहले ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। क्योंकि मंगल कहां के स्वामी है? तो पंचम के। पंचम किस चीज का घर है? ज्ञान का। अब ज्ञान का स्वामी लग्न में चला गया, अर्थात जातक के अंदर ज्ञान तो है। ज्ञान होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जरा सोच के देखिए कि कोई आपसे आपके ज्ञान को न मांग रहा हो और तब भी आप उसको ज्ञान दीजिए। बक बक बोलना, बहुत ज्यादा बोलना, लग्नगत मंगल ये काम कराएंगे। अब हम सूर्य की चर्चा करते हैं, जो कि इस कुंडली में भाग्येश है, अच्छी बात, परंतु वो सूर्य सप्तम में बैठे हैं, और सप्तम में कैसे हो जाते हैं कालपुरुष की कुंडली में? तो नीच राशि में, क्योंकि वो पश्चिम दिशा है। अब यहां से बैठे सूर्य की दृष्टि लग्नगत मंगल पर पड़ना, यह है पराक्रम योग। ऐसा नहीं कहेंगे कि जातक पराक्रमी नहीं होगा, लेकिन आपने कई ऐसे पराक्रमी व्यक्तियों को देखा होगा कि काम इतना करेंगे और डांटेंगे सबको इतना, ये उन्माद योग है। तो ये बहुत ज्यादा क्रोध की स्थिति को उत्पन्न कराने वाला है, ये बात ध्यान रखिएगा। और
दिव्य जोत सिंह ये पूछ रहे हैं कि तुला लग्न और शनि उच्च के पर नवमांश में शनि छठे भाव में नीच के हैं, षडबल में शनि सबसे बली ग्रह हैं और चलित में द्वितीय भाव का फल दे रहे हैं, क्या नीलम धारण कर सकते हैं? दिव्यजोत सिंह जी, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि तुला लग्न के सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं शनि, परंतु नवमांश में नीच का होने का मतलब हुआ कि ये नीच के ही हैं। अब सवाल उठता है कि षडबल में तो बली हैं, निसंदेह बली हैं, लेकिन ये नीच के समान ही फल देंगे और कई मामलों में बहुत ज्यादा विलंब और परेशानी की स्थिति उत्पन्न करेंगे। अब सवाल उठता है कि क्या नीलम धारण किया जाए या न किया जाए। देखिए, मेरे हिसाब से नीलम पहनने से पहले, क्योंकि ये शनि द्वितीय भाव का फल दे रहे हैं, अगर जन्मांक में देखें तो लग्न में है और फल द्वितीय का दे रहे हैं, धन भाव का, एक बार पहले आप नीली जो उपरत्न होता है नीलम का वो धारण करके देखिए, और इस नीली से अगर आपको फायदा मिले तो फिर आप नीलम धारण कर सकते हैं। लेकिन मेरी राय है कि पहले बार नीली ट्राई कर लीजिए, उससे कोई नुकसान ना हो, तभी नीलम की ओर जाइएगा। मुकुल राय जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि वृश्चिक लग्न और लग्नेश 9वें भाव में, नीच के चंद्रमा गुरु के साथ दूसरे भाव में, नौमांश में चंद्रमा धनु राशि में वर्गोत्तम है, तो मंगल का नीच भंग होगा। वृश्चिक लग्न लग्नेश 9वें भाव में नीच राशि में। यहां एक बात आपको बता दूं, बहुत ध्यान से सुनिए और समझिएगा कि ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि वृश्चिक लग्न की कुंडली में मंगल का भाग्य भाव में जाकर के नीच राशि में होना भी उतना दुष्प्रभावी नहीं माना गया है। बहुत ध्यान से मेरी इस बात को सुनिए, क्योंकि वो लग्नेश बनते हैं और लग्नेश बनकर के 9वें भाव में बैठे, तो यहाँ भाव बल तो उनको मिल ही रहा है। लग्नेश जाकर के भाग्य में बैठे तो जागत जातक को भाग्यवान बना रहे हैं। अब चंद्रमा कहीं से भी मजबूत हो, तो आपने जन्मांक में जो स्थिति बताई उसमें वर्गोत्तमी अगर चंद्रमा हो गए हैं तो निसंदेह हम नीच भंग न भी माने, क्योंकि उससे फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा। तो उस अवस्था में यह भाग्य प्रदायक माना जाएगा, भाग्य में कोई विशेष कमी यहां नहीं देखी जाएगी। उषा नीरज कौशिक ये पूछ रही हैं कि कुंभ लग्न में धनेश और लाभेश 12वें भाव में शनि के साथ युति में है, क्या फल होगा? कुंभ लग्न में धनेश और लाभेश, तो कुंभ लग्न में धनेश और लाभेश जो हो जाते हैं वो देवगुरु हो जाते हैं, और आपने कहा कि शनि के साथ बैठे, यानी कि लग्नेश गुरु और शनि की युति 12वें भाव में बनी हुई है। देखिए, इस विषय को मैं ऐसे समझा सकता हूं कि इसमें कुछ समझना पड़ेगा, ये अच्छा भी है बुरा भी है। चूंकि लाभेश व्यय में गया है, तो मैंने बताया था कि यह भी एक सामान्य राजयोग ही है, क्योंकि जब धन आएगा तभी तो व्यय होगा, और व्यय होगा तो धन आएगा। परंतु धनेश भी व्यय भाव में गया हुआ है, फलस्वरूप धन संचित नहीं होगा। अब लग्नेश व्यय भाव में गया हुआ है। अब सवाल खड़ा हो जाता है कि लग्नेश जब व्यय भाव में गया हुआ है तो सीधी सी बात है कि धन जब भी खर्च होगा सही मद में और स्वयं के ऊपर अपनी जरूरतों पर विशेष खर्च होगा। धन टिके कम, परंतु धनागमन का जब भी जितना जैसे आवश्यकता हो आपको प्राप्त होता रहेगा। यानी धन के कारण कोई काम इस कुंडली में, जैसा आप मुझसे पूछ रही हैं, आपकी कुंडली में दिखा रहा है कि कहीं कोई काम रुकने वाला नहीं है। और ऋषिकेश लाल जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि कुंभ लग्न में धन भाव के स्वामी देव गुरु व्यय भाव में नीच के वक्री और व्यय भाव और लग्न के स्वामी शनिदेव धन भाव में हो तो क्या धन संचित होगा? कुंभ लग्न में धन भाव के स्वामी, अच्छा ये पहले वाले प्रश्न जैसा ही है कि कुंभ लग्न में धन भाव के स्वामी बन जाते हैं देव गुरु बृहस्पति। आपका कहना है कि ये व्यय भाव में नीच है और वक्री है, तो नीच और वक्री होने के कारण उच्च के समान फल देंगे। और व्यय भाव और लग्न के स्वामी शनिदेव धन भाव में, तो शनिदेव का लग्नेश बन करके धन भाव में जाकर के बैठना, यहां भी मैं वही सेम बात जारी करूंगा। यहां शनि और गुरु ने आपस में परिवर्तन कर लिया है, तो गुरु का नीच राशि में वक्री होना उच्चत्व के समान और परिवर्तन से भी नीचत्व भंग। मैं पहले वाले जो प्रश्न में नीच का चर्चा मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि वहां शनिदेव बैठे ही थे साथ में, तो नीचत्व भंग 12वें में होने से वैसे ही हो रहा था। यहां जो आपने प्रश्न पूछा है, यहां पर स्थिति भी सेम ही बात बनकर के आएगी। लाभेश और धनेश का जाकर के व्यय भाव में बैठना, धन आएगा पर धन संचित नहीं होगा। लेकिन यहां एक सूत्र थोड़ा अलग लागू हो जाएगा कि लग्नेश जाकर के धन भाव में बैठे हैं, तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि लग्नेश जहां बैठेंगे उस भाव में वृद्धि करेंगे। फलस्वरूप लग्नेश का जाकर के धन भाव में बैठना धन प्रदायक स्थिति है। पिछले वाले सूत्र में व्यय भाव में ही थे, तो मैंने कहा था कि स्वयं के ऊपर खर्च होता रहेगा। यहां भी स्वयं पर ही खर्च होगा, लेकिन कुछ मात्रा में यहां धन संचित होगा, क्योंकि यहां लग्नेश शनि को व्ययेश का दोष नहीं होगा। फलस्वरूप धन संचित होगा, लेकिन यहां भी व्यय की स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि धनपति व्यय में गए हैं, परंतु धनागमन। तो पहले वाले प्रश्न में और इस वाले में अंतर इतना ही है कि पिछले वाले में सारा खर्च स्वयं के ऊपर होता चला जाएगा, जितना हो जरूरत पड़े आ जाएगा। यहां कुछ धन भी संचित होगा और खर्च भी लगातार अपने ऊपर होता रहेगा। और
अगला ये जो प्रश्न है ये है नीतीश कुमार। ये पूछ रहे हैं कि अगर द्वितीय भाव में केतु और द्वादश भाव में कृष्ण पक्ष के तृतीया तिथि के चंद्रमा 1248 कला के हों तो क्या लग्न को पाप कर्तरी योग लगेगा? कृष्ण पक्ष के तृतीया को चंद्रमा पापग्रह नहीं बनते हैं, अष्टमी के बाद चंद्रमा पापग्रह बनते हैं, क्योंकि पूर्णिमा के बाद ही तो कृष्ण पक्ष आता है। तो अभी तो चंद्रमा में पूरी तरह से बल है, अष्टमी के बाद चंद्रमा फिर पापग्रह बन जाते हैं। तो यहां चंद्रमा पापग्रह नहीं बने हैं, फलस्वरूप लग्न को पाप कर्तरी योग नहीं लगेगा। पारस अग्रावत जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि मिथुन लग्न की कुंडली में शुक्र पंचमेश होकर 11वें भाव में शनि के साथ युति बनाकर नीच बैठ जाएं तो क्या उसका रत्न पहन सकते हैं? मिथुन लग्न की कुंडली में शुक्र पंचमेश होकर 11वें भाव में शनि के साथ युति बनाकर नीच बैठ जाएं। आपने यहाँ पर प्रश्न में लिखने में गलती की होगी, नीच शनिदेव हैं। अब आप ये मुझे बताइए कि पहनना किसका रत्न चाहते हैं? शुक्र का पहनना चाहते हैं, बड़े प्रेम से पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है। शनि के रत्न की यहाँ कोई आवश्यकता है नहीं, और मैं कहूँगा भी नहीं। जैसा आपने लिखा है नीच, आपने शुक्र के लिए लिखा है या शनि के लिए, यहाँ पर कन्फ्यूजन है, लेकिन मैं जानता हूँ यहाँ शनि नीच के हैं, तो शुक्र का रत्न आप पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये जरूर है, एक बार मंगल के साथ शुक्र की स्थिति को जरूर देख लीजिएगा कि दोनों के बीच तात्कालिक शत्रुता तो नहीं है। लेकिन मैं बता दूं कि मिथुन लग्न में शुक्र सर्वाधिक योग कारक ग्रह है, फलस्वरूप आप शुक्र के रत्न को पहन सकते हैं। माधवी कुलकर्णी हैं, ये पूछ रही हैं कि कुंडली में चंद्रमा 9वें स्थान में और उस पर देव गुरु की तीसरे स्थान से दृष्टि डाल रहे हैं, कर्क लग्न और मीन राशि है। इस हिसाब से वह धार्मिक होना चाहिए, पर वो बिल्कुल धार्मिक नहीं है। अभी वो 17 साल का है, मंदिर भी जाता नहीं। अच्छा है, आप किसी बच्चे वगैरह के लिए अपने पूछ रही होंगी या जिसके लिए भी पूछ रही हों कि कुंडली में चंद्रमा 9वें स्थान में है और उस पर देव गुरु की तीसरे स्थान से दृष्टि पड़ रही है, कर्क लग्न और मीन राशि, इस हिसाब से वह धार्मिक होना चाहिए। कैसा धार्मिक? देखिए, मैं अपने कार्यक्रमों में कई बार इस बात का जिक्र किया हूं कि जो नास्तिक हैं वो भी आस्तिक हैं, जो आस्तिक हैं वो नास्तिक भी हैं। हमेशा याद रखिए कि नास्तिक में भी और आस्तिक में भी, दोनों में आस्तिक है। न आस्तिक, न आस्तिक, आस्तिक शब्द तो इसमें भी है। कहने का मतलब कि बेस, अच्छाई हमेशा बुराई के बेस पर खड़ी होती है और बुराई हमेशा अच्छाई के बेस पर। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि जब आप किसी से बहुत प्रभावित होते हैं तो ये भूल जाते हैं कि जहां बहुत अच्छाई दिखाई पड़ रही है वहां भी बुराई है, क्योंकि अच्छाई किसी न किसी बेस पर तो खड़ी होगी, वो बुराई होती है। अब आपने कहा 17 साल का है परंतु धार्मिक नहीं है। अगर आप धार्मिक मंदिर जाने को मानती हैं तो मैं कहूंगा कि ये कोई जरूरी नहीं है। हाँ, ये हमारा संस्कार है। आप लोगों में अगर आप माता पिता होकर के ये प्रश्न पूछ रहे हैं तो आप लोग जाते हैं या नहीं मैं नहीं जानता। अगर जाते हैं तो बच्चे को जाना चाहिए, जाएगा। परंतु धार्मिक अगर वो अब, क्योंकि आजकल के बच्चे कुछ ऐसी बातें करने लगे हैं कि कर्म करना ही, आप अभी तक वो कायदे से कर्म के बारे में भी नहीं जानते। कई बच्चे, आजकल के बच्चों से अगर आप बातचीत करिए तो वो कहते हैं कि जीव की रक्षा करना इत्यादि इत्यादि इत्यादि। यहाँ लंबा समय मैं नहीं लूंगा इन सब चीज़ों पर, परंतु आपने अगर धर्म का कर्म किया है, धार्मिक कृत्य किया है, माता पिता ने किया है, तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। बच्चा देर सवेर करेगा, वो कहीं व्यर्थ नहीं जाने वाला है, क्योंकि बढ़े पूत पिता के धर्म में। तो पिता ने जो अच्छे कर्म किए हैं उससे पुत्र की वृद्धि भी होती है और धार्मिक भी होगा। तो आपका अगर खून दौड़ रहा है उसके रगों में तो वो कहीं ना कहीं होगा ही होगा, देर सवेर करेगा। जरूरी नहीं मंदिर ही जाए, धर्म के और भी कई तरीके हैं, उनमें से बच्चों को जोड़िए। बच्चे को जो अच्छा लगे उससे धर्म को जोड़ा जाए, उस तरह से उसको जोड़ा जाए। अगर उसकी इच्छा यही है कि गरीबों की मदद करके, या कई बार आजकल बच्चे इस मामले में बड़ा अच्छा करने लगे हैं कि अपने जन्मदिन के दिन जाकर के अपना वो पार्टी न दे करके गरीबों की, मैं कई घरों में ऐसा सुना हूँ, बड़ा अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये बच्चे पूजा न भी करें तो क्या जरूरत है? परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, परोपकार ही सबसे बड़ा पुण्य है, यही धर्म है, कोई दिक्कत नहीं। और रोहित पांचाल हैं, पूछ रहे हैं कि तुला लग्न की कुंडली में बुध 11वें भाव में है और वो अस्त है, मृत भी है, तो बुध का रत्न पहन सकते हैं? किस धातु में पहने, सोने में या चांदी में? बिल्कुल सोने में पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है। दयानंद शर्मा हैं, ये पूछ रहे हैं कि मकर लग्न शुक्र और बुध का 9वें और 10वें भाव में राशि परिवर्तन हो रहा है, परंतु शुक्र नीच और अस्त हैं और शुक्र की डिग्री मात्र 3 अंश है
शुक्र कुंडली में योग कारक, परंतु जब से दशा प्रारंभ हुई है तब से तबीयत खराब हो रही है, कोई उपाय बताएं। मकर लग्न, शुक्र और बुध का 9वें और 10वें भाव में परिवर्तन हो रहा है। शुक्र नीच और अस्त हैं और शुक्र की डिग्री मात्र 3 है, तो जाहिर सी बात है नीच और अस्त हैं, कमजोर हैं थोड़े। गाय को हरा चारा देना शुरू करिए, इससे जरूर राहत मिलेगा। और देवी के मंदिर में जाना शुरू करिए, दुर्गा जी का कोई घर के आसपास मंदिर देख लीजिए और नित्य जाकर के मंदिर में दर्शन करिए। और अविनाश कुमार जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि मेष लग्न में पंचम भाव में सूर्य गुरु शुक्र की युति है, क्या माणिक पहना जा सकता है? सूर्य 5 अंश, गुरु 7 अंश तथा शुक्र 8 अंश पर है। मेष लग्न में पंचम भाव में सूर्य है, बिल्कुल पहना जा सकता है। और नृपेंद्र हरोली ये पूछ रहे हैं कि मकर लग्न की कुंडली में छठे भाव में शुक्र बुध तथा गुरु 10वें भाव में शनि उच्च के बकरी, कौन सा रत्न पहनना ठीक होगा? मकर लग्न की कुंडली में छठे भाव में शुक्र, बुध गुरु तथा 10वें भाव में शनि उच्च के वक्री, सर कोई रत्न पहनना ठीक नहीं होगा। इस हिसाब से तो आप एक चांदी का केवल कड़ा दाहिने हाथ में पहनिए। आयुष जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि मिथुन लग्न में सूर्य मंगल शनि गुरु लाभ भाव में हैं, बुध शुक्र की युति 10वें भाव में और चंद्र पराक्रम भाव में, क्या सरकारी नौकरी के योग हैं? षोडश वर्ग में हर जगह सूर्य मेष राशि में, क्या बात है। अगर सूर्य इतना बलवान है तो निसंदेह सरकारी नौकरी के लिए अकेला सूर्य काफी है। बली स्थिति में है तो मैं आपको बता दूं कि उच्च राशि में, आपने जैसा कहा कि हर जगह मेष राशि में है, तो ये सूर्य अपने आप में बहुत मजबूत स्थिति में आ जाएगा, तो निसंदेह सरकारी नौकरी का योग बन जाएगा। बाकी की भी स्थितियों को थोड़ा देखना होगा, लेकिन अब आपको 100 में से मैं कहूंगा 20% ही बाकी की चीजों को देखना होगा। दसम भाव 10 में सूर्य के बली होने से 80% आपके पास सहयोग है। और ज्योति शर्मा है, इन्होंने पूछा है धनुलग्न में गुरु के नीच के राहु के साथ व अष्टम में नीच के मंगल केतु के साथ, दसम में नीच के शुक्र के साथ, शनि चतुर्थ में मीन के चंद्रमा, एकादश में नीच के सूर्य हों। फिर से इस सवाल को सुनना पड़ेगा। धनुलग्न में गुरु नीच के राहु के साथ, अष्टम में नीच के मंगल केतु के साथ, दसम में नीच के शुक्र के साथ शनि और चतुर्थ में मीन के चंद्रमा, एकादश में नीच के सूर्य। यानी आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 ग्रह नीच के हैं। और यहां पर एक और विचारणीय तथ्य है कि मैंने कहा था कि गुरु अगर नीच राशि में हो और उन पर नीच के किसी ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो जन्म कुंडली में सबसे महान राजयोग भंग है, हर तरह के राजयोग का ये नाश कर देता है। परंतु एक और सूत्र यहां लागू होता है कि जन्म कुंडली में 4 या 4 से अधिक ग्रह नीच के हो जाए तो ऐसा जातक अभूतपूर्व राजा अथवा राजा के समतुल्य भी हो सकता है। तो या तो ये जन्म कुंडली की स्थितियां जातक को बिल्कुल दरिद्र बना दे, या फिर राजाओं से के भी समतुल्य ला खड़ा करे, क्योंकि नीच के ग्रह भी उसी तरह से काम करते हैं। हो सकता है तरीका थोड़ा उल्टा हो, लेकिन है ये राजयोग के समान ही। चुका जांगिड़, इन्होंने पूछा है कि मेष लग्न की कुंडली में चतुर्थ भाव में देवगुरु और दसम में चंद्र मंगल युति हो तो गजकेसरी योग होगा या चंद्र मंगल योग होगा? राहु षष्ठ में, बाकी सारे ग्रह अष्टम में। ये चंद्र मंगल योग भी होगा, गजकेसरी योग भी होगा, गुरु मंगल का दृष्टि संबंध पारिजात योग भी होगा। रवि हंस हैं, इन्होंने पूछा है कि मकर लग्न की कुंडली में छठे भाव में शनि और 12वें भाव में चंद्र हैं, दोनों की दृष्टि एक दूसरे पर, दोनों ग्रह का क्या प्रभाव होगा? सीधी सी बात है कि अंश देख लीजिएगा कितने करीब में है ये दूसरे से, एक दूसरे से दृष्टि संबंध में विषयोग है। मानसिक अशांति और परेशानी की स्थिति तो ये बनाएंगे ही बनाएंगे, मन तो अशांत रहेगा ही, और साथ ही साथ हर कार्य को ये डिले भी करेंगे, क्योंकि चंद्रमा के जब भी सामने शनि होंगे तो चंद्र कुंडली में लग्न पर दृष्टि हो जाएगी शनि की। फलस्वरूप मानसिक अशांति के साथ हर कार्य को डिले करने वाले भी होंगे। प्रिय दर्शकों, आज बस इतने ही प्रश्नों को लेकर के आप सबके सम्मुख मैं उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं आपकी जिज्ञासा शांत हुई होगी। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।